हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। क्या है पाठ बच्चे? जल। जल क्या है बच्चे? जल हम सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये सरल भाषा में हम इसे समझते हैं, है ना। सभी सजीवों के लिए, पेड़ पौधे, जितने भी आपके पशु हैं, पक्षी हैं, मानव जीवन है, सभी के लिए क्या है? जल आवश्यक है। और ये हमें जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में, जैसे कि ठोस, द्रव और वाष्प, है ना। अब देखो पाठ पे की पहली ही पंक्ति में लिखा है जल है तो कल है ना। जल ही जीवन है, ऐसा आपने सुना है ना। अब यदि जल उपलब्ध है तो सबका भविष्य सुरक्षित है। तो क्या होता है, जैसे कि यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। अब आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं, जल चक्र, वर्षा तो बहुत होती है, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल की आपूर्ति इतनी नहीं हो पाती। तो क्या होता है कि वहाँ पे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने अपने आसपास के क्षेत्र राजस्थान में सुना होगा कि थोड़ी सी वहाँ पे जो जल है उसकी जल की कमी बनी रहती है। ठीक है, सुना है ना सभी ने। तो इसके लिए ऐसी कमी ना हो, आजकल हम क्या कहते हैं, हमारा जो है भविष्य है उसके अंदर हम सब जल चक्र के उसके ऊपर आधारित तो हैं ही। हमारे देश का काफ़ी क्षेत्र, परंतु उसको हमने क्या करा है, बहुत तेज़ी से उद्योगों में जैसे वृद्धि हो रही है, बढ़ती जनसंख्या है, सिंचाई में भी बढ़ती आवश्यकताएं हैं। तो इन सब की पूर्ति करने के लिए बच्चे हमने क्या करा है, हैंडपम्प, सबमर्सिबल की भी सहायता अब धीरे धीरे ली है। जैसे नए क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमारा जो सारा का सारा है, सिंचाई विभाग हो गया और क्या कहते हैं, बिजली विभाग हो गया, वो सब पहले तो बिल्कुल ही जल चक्र के ऊपर ही निर्धारित थे, परंतु अब धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों की भी सहायता ले रहे हैं, सिंचाई में और क्या कहते हैं, जनसंख्याओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैंडपम्प, सबमर्सिबल, इन सब की। आइए बच्चे अब इसको पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं। आप शायद जानते होंगे कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। सभी को पता होगा। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया और आपके आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किए गए। उस दिन प्रस्तुत किए गए कुछ पोस्टरों को चित्र 16.1 में दिखाया गया है। ऐसे बच्चे पोस्टर बना के लाए। प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है, जल की बचत करें, मेरा परम मित्र जल, जल की हर बूंद बचाएं, है ना। ऐसे चित्र बनाए बच्चों ने। और क्या है, चित्र 16.1 बच्चों द्वारा बनाए गए कुछ पोस्टर। अब देखो इन पोस्टर से आपको क्या संदेश मिलता है? क्या संदेश मिलता है कि अपने प्रेक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए और उनकी चर्चा अपनी कक्षा में कीजिए। ऐसा आपको भी करना है, ठीक है। क्या आपने कभी घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की है? करी आपने घर में? हाँ, कभी कभी हो जाती है ऐसा, लाइट चली जाए या क्या कहते हैं 1-2 दिन पानी की व्यवस्था ना हो पाए, तो ऐसी कमी आपने अवश्य ही महसूस की होगी। गर्मियों के दिनों में इस दिक्कत का बहुत सामना करना पड़ता है कई क्षेत्रों में। और आगे देखो, आपके माता पिता और शिक्षक प्राय आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे।
हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। सभी आपको ये बोलते हैं ना बच्चे, नल बंद करो, डोंट वेस्ट वाटर, ऐसा बोलते हैं ना सभी बड़े, तो वो इसीलिए बोलते हैं जल है तो कल है। अब देखो, पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। ये मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। अगर आपको आपकी आवश्यकता अनुसार जल मिल रहा है तो आपको अपने आप को क्या समझना चाहिए? भाग्यशाली। नहीं तो देखो, इसी चित्र में दिखा रहे कैसे लोग गाँव में और जहाँ पे जल की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे ऐसे पानी भर के लाते हैं दूर दूर से, तो वो क्या होता है, पीने खाने का ही पानी हो पाता है। साफ़ सफाई के लिए उन्हें फिर किसी नदी तालाब के आसपास जाना पड़ता है। ठीक है। अब यदि हाँ, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझना, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिलता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता। आपके मित्र और उनके परिवार की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है? आप अपने आसपास भी देखेंगे, अगर सबको जल मिल रहा है तो वो सब भी भाग्यशाली हैं। अपने अनुभव को उनके साथ चर्चा कीजिए। ऐसा आप चर्चा करें कि किसी को बताएं कि क्या कहते हैं बच्चे, कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं कि ऐसे वेस्ट मत करो। कई बच्चे क्या होते हैं, बाल्टी भर के इधर उधर डालना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उन्हें आप समझाना आपकी जिम्मेवारी है। और क्या कहते हैं, जहाँ पे भी कोई दिखे कि कैसे पानी को हम बचा सकते हैं, क्या क्या नए स्रोत हो सकते हैं कि जहाँ पे ऐसी सब समस्याओं का गृहिणियों को सामना ना करना पड़े। ठीक है। ऐसे आप चर्चा भी कर सकते हैं अपने मित्रों से। आप जैसे आपके क्षेत्र में है, आपके आसपास कहीं जल की आपको कमी महसूस होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कुआं इत्यादि, सबमर्सिबल, हैंडपम्प, इसकी व्यवस्था करवा सकते हैं, है ना। हम करवा सकते हैं ना। और नहीं तो हम इतना नहीं कर सकते तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ा सा टैंक बना दे जहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमारा रेन वाटर है वो स्टोर हो जाए, जिससे कि हमें ऐसी सब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी का न आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें, जैसे आप चित्र 16.2 में देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है चित्र 16.2 में जल एकत्रित करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब क्या है, चित्र जो 16.3 है बच्चे, समाचार पत्रों में कतरन है, ये लिखा हुआ है कहीं पे। कई बार वर्षा कम होती है तो वहाँ जल की आपूर्ति नहीं हो पाती, तो एक दूसरे एरिया से हम जल की वो करते हैं, क्या कहते हैं, अपनी अपनी भरपाई करते हैं, परंतु फिर भी कमी रह जाती है। कहीं स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है, कमी काफ़ी सारे क्षेत्रों में देखनी पड़ती है हमें। तो इन कमियों को हम कैसे सुधारें? हमें अपने आप में सबसे पहले सुधार करना होगा। हमें ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम पानी से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। ठीक है। कम पानी में भी ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि आप सुबह नहाने के लिए गए तो आपको 1 बाल्टी की आवश्यकता है तो आप वहाँ पे 3-4 बाल्टी उड़ेल के आ गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। अगर हमें 1 बाल्टी की आवश्यकता है तो हमें 1 बाल्टी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखो, चित्र 16.3 में दिखाई गई कुछ समाचार पत्रों की कतरने स्थिति की और स्पष्ट रूप से इंगित करती है। क्या यह सत्य नहीं है कि हम
जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम काफ़ी ही कमी का सामना कर रहे हैं। तो इन सब कमियों को धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो इन सब से हमें उभरने के लिए समय से पहले ही सोच समझकर विचार करना चाहिए कि हमें कम पानी को बर्बाद करना चाहिए और अत्यधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारा जो जल चक्र है वो बना रहे और ऐसी हमें स्थिति का सामना न करना पड़े। अब देखो बच्चे, क्रियाकलाप जो 16.1 है, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार लिखे लेख और चित्र की कतरनें एकत्रित कीजिए, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए और उनके बारे में अपने मित्र से चर्चा कीजिए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं की सूचीबद्ध कीजिए और कक्ष में उन पर चर्चा कीजिए। आपको क्या करना है, स्क्रैप बुक लेनी है और न्यूज़पेपर लेने हैं, उसमें से जितनी भी आपको डिटेल मिलती है उन सबको कट करके आपको स्क्रैप बुक में लगाना है और अपने साथियों के साथ चर्चा करनी है। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसे अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व में 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कई क्षेत्रों में जल की कमी का सामना हमें करना पड़ सकता है। 1/3 जनसंख्या को भी जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। हमने देखा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जल कितना उपयोगी है और पृथ्वी पर कितना जल उपयोग करने लायक है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जल कितना उपयोगी है हमारे लिए निजी जीवन में, और अब हम ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर कितना जल उपयोग करने लायक है। अब देखो 16.1 है, कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए, जैसा कि आपको 16.4 में दिखाई दे रहा है। ये जितना भी ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है आपको इस पिक्चर में, ये सब क्या है, ये किसको दर्शा रहा है, वाटर को, ठीक है, पानी को। ये नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इतना एरिया पृथ्वी का जल ने कवर कर रखा है। निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं, आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। जो 71% है ये क्या है, जल से। परंतु क्या कहते हैं, कुछ इतना जल होने के बाद भी फिर भी क्षेत्रों में कमी क्यों है, क्योंकि वो जल तो है पर वो उपयोग करने लायक नहीं है। अब जैसे समुद्री पानी है, वो हमारे लिए उपयोग करने लायक तो नहीं है ना। तो क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुव बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये मानव के लिए उपयोग करने लायक नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अल-वन जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। ऊपर बताए कुछ स्रोतों से उपलब्ध अल-वन ताज़ा जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन करने के लिए क्रियाकलाप 16.2 कीजिए। अब देखो जो 16.4 चित्र है, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देती है कि क्या कहते हैं, इतनी नीलिमा है, ऐसा लगता है कि सारी पृथ्वी पे जल है, परंतु वो मानव के लिए उपयोग करने लायक नहीं है। ठीक है, अब देखो वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अल-वन जल वर्ष मनाया गया था, जिससे लोगों को इसमें प्राकृतिक
संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। कि लोगों को आसानी से बता दिया था कि इतना इतना पृथ्वी पे धीरे धीरे जल की कमी होती जा रही है, तो हमें नए नए उपयोग ढूंढने चाहिए और जल का अनावश्यक प्रयोग कम करना चाहिए। अब देखो क्रियाकलाप 16.2 है। सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध अल-वन जल का आकलन कीजिए। अब देखो चरण चित्र टिप्पणी। मध्यम माप साइज की एक बाल्टी लेकर उसे जल से भर लीजिए। इसमें लगभग 20 लीटर जल आता होगा। ठीक है, मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। ये हमारे पास क्या है, उन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए कहा एक बाल्टी भर ली, 20 लीटर के लगभग आता होगा। इतना हम मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर है। ठीक है, एक 5 ml क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डाल लीजिए। ठीक है, मग में डाल लिया आपने। यह पृथ्वी का उपलब्ध अल-वन जल को प्रदर्शित करता है कि मतलब कि हमारी पृथ्वी पर एक बाल्टी जल है, परंतु उपयोग करने लायक कितना है, 1 मग। ओके, अब देखो मग के 30 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डालिए। 30 चम्मच को गिलास में, यह भौम जल के रूप में पाए जाने वाला उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान। अब साफ करने के बाद, उसके बाद भी फिल्ट्रेशन होने के बाद हमारे पास कितना बचा, 1 गिलास। एक बाल्टी में से 1 गिलास जल जो है वो हमारे लिए उपयोग करने लायक है। अंत में मग में से 1/4 भाग चम्मच का जल लीजिए। यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल अल-वन जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। कुल सिर्फ हमारे पास इतना है, 1 चम्मच के बराबर जल है, जो कि हमारी झीलों और नदियों में से स्वच्छ जल है, जो कि हम अल-वन जल, जो कि मानव के उपयोग में लाया जा सकता है। अब देखो क्या बता रहा है इसमें, बाल्टी में बचा जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित लवण जल, खारे पानी और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, मनुष्य इस जल को उपयोग नहीं कर सकता। नहाने के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमकृत रूप में हिमनदों, ध्रुवीय बर्फ और पर्वतों की स्थायी बर्फ में पाया जाता है। जो मग्गा है वो बर्फ का काम करता है कि इतनी बर्फ गिरती है। ठीक है, यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब कब बर्फ़ पिघलेगी, ठीक है, अब जैसे कि दिसंबर जनवरी में बर्फ़ गिरती है, दिसंबर जनवरी में बर्फ़ गिरेगी तो पिघलेगी कब, अप्रैल मई में। इतने बीच का जो टाइम है वहाँ तब क्या होगा, हम जल के बिना ही बैठे रहें, नहीं बैठ पाते। 1 मिनट भी आपको जल के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, बूझो ये जानकर चकरा गया कि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा इतनी कम है, सिर्फ इतनी सी है। पहेली ने गणना करके बताया कि अल-वन जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% ही है। आगे देखो, हम में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप 16.2 में क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है? क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? इस विषय में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। अवश्य ही चिंता हो रही है, क्योंकि आपने देखा गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और क्या कहते हैं, सर्दियाँ बहुत कम पड़ रही हैं। आपने सुना भी होगा ग्लेशियर भी धीरे धीरे पिघल रहा है ना। बर्फ़बारी भी कम हो रही है, या कई बार होती है तो इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो हमें इन सब समस्याओं
से क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी निजात पानी होगी। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चे, अनेक से अनेक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और अगर कम से कम व्हीकल का प्रयोग करना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण वगैरह ना हो, और हमारा जो जल चक्र है वो बना रहे। अगर हमें आवश्यकता नहीं है, थोड़ी दूरी पे ही जाना है, तो हम बाइक स्कूटर की बजाय पैदल भी जा सकते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। और जहाँ पे आपको एक जने को जाना है तो आप गाड़ी ना लेके जाएं, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, बस इत्यादि का, है ना। तो हमें आपको आसपास भी चर्चा करनी चाहिए कि उन्होंने कोई कहीं गया होगा तो उन्होंने वहाँ पे कैसा अनुभव करा। अब आप देखते होंगे कई बार जब अगर आप पहाड़ों पे गए हों बर्फ़बारी सर्दियों के समय में, तो वहाँ पे भी जल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कैसा महसूस कर रहा होगा, अगर एक बाल्टी भी आपको जल न मिले तो आपने कैसा अनुभव कर रहा होगा, है ना, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा आपको। ऐसे ही आगे 16.2 पढ़ते हैं, जल की अवस्थाएं। क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। आपने शब्दों में लिखिए कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं। आपको लिखना है क्या क्या जानते हैं, कैसे बनता है जल चक्र। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिष्करण के दौरान जल इसकी 3 अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं पे भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ है, ठीक है, सबको पता है ना। और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ छत्र, बर्फ से ढके पर्वत और हिमनदों ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था जल महासागर, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भूमजल भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी 3 अवस्थाओं के बीच चक्रण द्वारा पृथ्वी का जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? हमारे आसपास इतना जल है फिर भी उपयोग करने लायक इतना कम है ना। थोड़ी सी राहत तो मिलती है कि बर्फ़बारी होगी तो हम बच जाएंगे, हमें जल अवश्य ही मिलेगा, है ना। और जो हमारे नदी तालाब हैं उनसे भी हमें जल चक्र बरकरार रहेगा। थोड़ी सी तो सोच के हमें राहत का अनुभव होता है। और गैस है जैसे जो हमारी, तो वो भी हमारे आसपास है, वो भी उपलब्ध है, तो उससे भी हमें कुछ सहायता अवश्य ही मिलेगी। अब देखो क्रियाकलाप जो 16.3 है इसमें आप क्या सहायता कर सकता है। देखो ये चित्र 16.5 में जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिह्नित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द लिखिए। अब देखो जल चक्र है, पहला क्या है, मजभोल, दूसरा क्या है, क्या बनेगा बच्चे, वाष्प, ठीक है। तीसरा क्या है, नसंघन, ठीक है, तो क्या बन सकता है, संघन। चौथा क्या है, लदबा, तो बादल बन सकता है, इसका क्या बनेगा, बादल। और 5वां क्या है, नर्शवोत्सव, तो क्या है,
इसे दोबारा से देखते हैं। जो पहला है वो क्या है, भौम जल बनेगा। दूसरा वाष्प, तीसरा संघन, ठीक है। चौथा क्या होगा, बादल। पांचवा क्या होगा हमारा, पांचवा बनेगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। छठा क्या बनेगा हमारा, संयंत्र। सातवां बनेगा वर्षा, ठीक है। ऐसे बनेंगे, आप भी कोशिश करिए इसको। चित्र जैसे 16.5 है जल चक्र। अगर कुछ नहीं समझ में आता आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं बच्चों। अब देखो, अधिकांश शहरों और नगरों की जल आपूर्ति व्यवस्था होती है जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुएं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाई जल द्वारा की जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हमें जल को लेके आना पड़ता है, वहाँ पे पाइपलाइन इत्यादि की व्यवस्था नहीं होती। जो हमारे शहरी क्षेत्र है वहाँ पे हमें पाइपलाइन होती है कि आप घर पे मोटर ऑन करें तो आपके पाइपों द्वारा घर पे ही जल की व्यवस्था हो जाती है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। प्राय लोग, यहाँ तक कि बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, जैसे चित्र 16.6 में दिखाया है। बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक कष्टकारी है, ठीक है। ऐसे में ये देखो 16.16 है, जो जल लेकर आती महिलाएं। अब बूझो क्या कहता है, महिलाओं को अनेक घरेलू कार्य करने पड़ते हैं। यदि उन्हें जल भी भरकर लाना पड़े तो उनके काम का बोझ और बढ़ जाता है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, हम भी इसको मानते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे प्राय नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते। जहाँ पे जल की कमी होती है वो सुबह सुबह विद्यालय तक भी नहीं जा पाते, क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में ही बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंप से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है, इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है, नीचे ज़मीन से मिलता है ना। आइए पढ़ते हैं कैसे मिलता है। 16.3 में जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल, ठीक है, भूमि से जो हमें जल प्राप्त होता है। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान, अवकाश और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। हम धीरे धीरे नीचे तक खोदते जाएं हमें जल मिलता है। जो सबमर्सिबल इत्यादि हैं वो ऐसे ही तो लगते हैं कि एक पाइप के द्वारा गड्ढा खोदते जाते हैं, नीचे हमें जल मिल जाता है, ठीक है। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न होता है। कहीं पर वाटर लेवल जो है वो अप होता है, कहीं पर डाउन होता है, कहीं पे काफ़ी नीचे जाके हमें मिलता है, कहीं पे ऊपर ही मिल जाता है, थोड़ा सा ही हमने गड्ढा खोदा तो। अब क्या है, यह किसी दिए गए स्थान का परिवर्तित भी हो सकता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। भौम जल क्या होता है, जो हमें भूमि से प्राप्त हो, ठीक है, नीचे से।
इस भौमजल का स्रोत क्या है, वहाँ पे कैसे पहुँचता है। देखो, जो हमारा वर्षा का जल है और अन्य स्रोतों, नदियों और तालाबों का जल मृदा में रिस कर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों में भर देता है। भूमि के जल का रिसाव अंतःस्यंद कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःस्यंद। जो ऊपर आपको बनाना था ना, जो कि बच्चे 6 नंबर पे मिला ना, अंतःस्यंद, ठीक है। और अतः इस प्रकार द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों, चट्टानों और परतों के बीच भौमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को जलभर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलभर। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों और हैंडपंप की सहायता से बाहर निकाला जाता है। वो नीचे चला गया, आपका भर गया, तो कैसे निकालेंगे? हैंडपंप और इनकी सहायता से हम भौमजल को निकालते हैं। अब ये देखो, जैसा कि आपको चित्र दिखाया गया 16.7, भौमजल और भौमजल स्तर कितना नीचे जाकर है। हैंडपंप लगा हुआ है ना, पुनः पूर्ति कैसे होगी? वर्षा होगी तो पुनः फिर से पूर्ति हो जाएगी। नदी और झील, भौमजल, जलभर, ठीक है। अब देखो क्या है, क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ निर्माण कार्य हो रहा हो? आपने देखा है? देखा होगा अवश्य ही। श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौमजल स्तर पर पहुँचाने के लिए संछिद्र बोरिंग की जाती है। अब क्या करते हैं, जब जहाँ नई मकान या बिल्डिंग बना रहे होते हैं, वहाँ पे जल की कमी ना हो तो पहले ही क्या कर लेते हैं? बोरिंग। उसको क्या कहते हैं? बोरिंग। जो भूमि से हमें जल प्राप्त हो जाए आसानी से। वहाँ कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहराई खुदाई करनी पड़ती है। उनसे आप मालूम कर सकते हैं आप कितना गहरा खोदेंगे, कितना समय लगेगा, क्योंकि हर जगह का भूमि का जल का स्रोत आपने ऊपर पढ़ा है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या होता है? अलग होता है। कहीं पे आपको जल्दी मिल जाएगा, 100 मीटर पे मिल जाएगा, कहीं पे नीचे 200 मीटर पे भी जाके मिलेगा, ठीक है। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे 16.4 में। भौमजल स्तर का अपक्षय। भूमि के नीचे से निकाले गए भौमजल की पुनः प्राप्ति प्राय वर्षा जल और अवस्त्रवन रिसाव द्वारा हो जाती है। भौमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने जल की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि तथापि जल की प्राप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौमजल स्तर नीचे गिर सकता है। अगर भूमि को पूरी वर्षा से जल ना उस तक पहुंच पाए या इतनी वर्षा ना हो, तब हमें इन सब संकटों का सामना पड़ता है। अन्यथा हम जितना आवश्यक है उतना ही जल लें और क्या कहते हैं, ऐसे जल को वेस्ट न करें, तो हमें कोई भी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता भौमजल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ऐसे अनेक कारण से हो सकते हैं। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों आदि भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौमजल स्तर को नीचा कर सकता है। भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाला अन्य कारक है वन अपरोहण, वनोन्मूलन और जल के अवस्तरण के लिए प्रभावी क्षेत्र में कमी। अब देखो, हम जनसंख्या
प्रसार। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो हमें भवन, दुकान इन सब में भी बढ़ोतरी करनी पड़ती है, तो उन सब में भी जल की आवश्यकता होती है। तो क्या कहते हैं, इन सब की आपूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, भूमजल का इस्तेमाल करते हैं। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आती जा रही है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल और अपसरण की दर कम हो जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम होगा। याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से अवस्त्रवित नहीं होता, जबकि घास के बगीचे, मैदानों आदि से जल तुरंत अवस्त्रवित हो जाता है। आपको क्या करना है बच्चे, जो आपके आसपास है, ऐसा ना हो कि आपको आवश्यकता नहीं है फिर भी आप भूमि मकान बना रहे हैं अपने क्या कहते हैं उसके लिए, अपने इनकम सोर्स के लिए कि हम रेंट पे दे देंगे, हमें इनकम आती रहेगी। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें थोड़े से कच्चे खेल मैदान, बच्चों के लिए पार्क वगैरह छोड़ने चाहिए, और इससे हमें भी संकट नहीं होगा। जो कि वर्षा का जल है वो भूमि तक आसानी से पहुंच जाएगा। अगर सब जगह हम पक्के फर्श, सड़क इत्यादि बना देंगे तो हमें क्या है कि भूमजल का जो है स्तर वो भी कम होता चला जाएगा, और हमें जल की संकटों से भी, अनेक प्रकार के संकटों का सामना भी करना पड़ेगा। यदि नई निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसके लिए प्राय भूमजल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम अधिक भूमजल का उपयोग कर रहे हैं, और दूसरी और विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवतरण के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भूमजल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं, जो भूमि का वाटर लेवल है वो नीचे नीचे डाउन जाता जा रहा है धीरे धीरे। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भूमजल स्तर चिंताजनकीय रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे तो ये बहुत ही डाउन जा चुका है। अब देखो, बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं न कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। अब जितने भी आपके उद्योग हैं, कारखाने आप देख रहे हो, गाड़ियाँ बन रही हैं, कपड़े बन रहे हैं, इन सब की फैक्ट्रियों में भी तो हमें जल की आवश्यकता है ना। कहीं कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, कहीं पेंटिंग के लिए, कहीं वॉशिंग के लिए, सब क्षेत्रों में हमें क्या है, जल की आवश्यकता। आप देखिए, आप सुबह आँख खोलते हैं तभी आप वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, किसकी आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले आपको जल की आवश्यकता पड़ती है। फिर नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, रात को सोते तक आपको क्या है, जल की आवश्यकता पड़ती है ना। ऐसा देखा होगा आपने, ये सब तो आपको बच्चे पता होगा, है ना। तो क्या कहते हैं, हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की नीड है? वाटर की, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? सेव वाटर, और तो सेव लाइफ। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। अब अगला देखो, क्रियाकलाप जो 16.4 है। ऐसे कुछ उद्योगों के नाम बताइए जिनसे आप परिचित हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले और इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादनों की एक सूची बनाइए। अपने शिक्षक, शिक्षिका और माता पिता से इस बारे में बातचीत करिए कि किस प्रकार बढ़ते हुए उद्योग धंधे ये भूमजल स्तर के नीचे गिराने के लिए उत्तरदायी है। अब देखो, कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। नहरों
जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। कुछ क्या है, कुछ ही क्षेत्रों में नहरें लगती हैं, कुछ क्षेत्रों में नहीं लग पाती, कुछ खेतों के आसपास। तो वो किस पे डिपेंड रहते हैं बच्चे? वर्षा पे। इन तंत्रों में तभी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों की सिंचाई के लिए भूमजल का उपयोग करना पड़ता है। फिर क्या करें किसान? क्या कहते हैं, आखिरकार उन्हें अपनी फसल को पानी तो देना है समय पे, तो क्या करते हैं, वो भी भूमजल का इस्तेमाल करते हैं धीरे धीरे। तो जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भूमजल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भूमजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। अब कृषि को भी क्या करना पड़ रहा है? भूमजल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो उसके कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण, अनाज की बढ़ती डिमांड के कारण और भी अन्य जो फल है, सब्जियां इत्यादि, उन सब की धीरे धीरे लागत बढ़ती जा रही है। तो उन सब की आपूर्ति के लिए हमें क्या है? भूमजल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 16.5 है बच्चे, जल का वितरण। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असामान्यता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है। इसके विपरीत रेगिस्तान है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। रेगिस्तान में क्या होती है? बहुत ही कम वर्षा होती है। भारत बहुत विषैला देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। भारत में ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्राय बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ जाता है। जहाँ पे कमी होगी वहाँ सूखा पड़ जाएगा, जहाँ पे काफ़ी आएगी तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। हमारे देश में एक ही समय में पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा हो जाता है। ठीक है, कुछ में बाढ़ आ जाती है, कुछ में सूखा। अब देखो क्रियाकलाप 16.5 है जो हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण चित्र 16.8 में दिखाया गया है। मानचित्र में उस स्थान को ढूंढिए जहां आप रहते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना जहां आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? आपके आसपास पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है? यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है? अब हम ऐसा भी तो होता है, हम ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहाँ उद्योगों, कारखानों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हों, तो वहाँ पे सारा जल की आपूर्ति हो जाए और हमारे तक कम जल आता हो। कई ऐसे भी क्षेत्र हैं बच्चे जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे आसपास बड़े बड़े कारखाने खुल जाए तो वहाँ पे जल दे दे, हमें एक दिन जल ना दे, तो क्या कहते हैं, हमें भी काफ़ी सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। अब देखो ये आपको भारत का नक्शा दिखाया गया है जिसमें आप सबसे पहले देखो आपका क्षेत्र कहाँ है। अब ये वर्षा के वो बना रखे हैं, जो डार्क कलर का कर रखा है वहाँ पे मतलब काफ़ी वर्षा होती है, जहाँ बिल्कुल नहीं कर रखा मतलब वो क्षेत्र में कम वर्षा होती है। ऐसा आप देख सकते हैं भारत का वर्षा मानचित्र चित्र 16.8। अब देखिए आगे 16.6 जल प्रबंधन क्या है। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। आपने संभवतः जल की आपूर्ति पाइपों से रिसाव को देखा होगा, जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। अब देखो जो हमारी कई जगह पाइपलाइन है वहाँ पे लीकेज होती है,
तो वहाँ पे काफ़ी सारा जो जल है वो वेस्ट ऐसे ही चला जाता है। तो ऐसा ना हो, हमें पाइपलाइन का भी ध्यान रखना चाहिए, उसको भी हमें समय समय पर ठीक करवाते रहना चाहिए, या अपने निजी जल प्रबंधक है कमेटी जो है वहाँ पे सूचना देनी चाहिए कि हाँ यहाँ से पानी का रिसाव होता है, तो इसे बर्बाद न होने दे, तो इसे समय पर ठीक करवाए। ऐसी ऐसी सावधानियाँ भी हमें रखनी चाहिए। कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। ऐसा हम भी कर सकते हैं। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। त्रुटिपूर्ण टूटियों से जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा लगता है कई बार कि हमें होगी ही नहीं। जब हम ब्रश करते हैं तो अपना नल को खोले रखते हैं, अगर हमें 1 बाल्टी की आवश्यकता है तो 2-3 बाल्टी उड़ेल के आ जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें पर्याप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसा ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा का जल उपयोग भूमि जल स्तर की पुनः प्राप्ति करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपको वर्षा का जल बर्बाद करना ही है तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो भविष्य है वो संकट में आ सकता है। तो ऐसे उसकी भी बर्बादी न करें। हमें क्या कहते हैं, वो कम से कम भूमि जल के में तो हम उसका उपयोग कर सकें। तो इससे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा था। ऐसा आपने पहले भी पढ़ा था। यह मालूम कीजिए कि क्या आपके आसपास की किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहता है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना चाहिए। जो हम पहले बावड़ियाँ बनाते थे उन पर हमें पुनः विचार करना चाहिए। बावड़ियों का पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों पर बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंध भली भांति हो रहा है। ऐसा उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा। जहाँ पे बावड़ियाँ बनी हुई हैं, अगर वर्षा कम भी हुई है तो जल की आपूर्ति रहती ही है वहाँ पे। किसान भी अपने खेतों में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। चित्र 16.9 में ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधे को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। ये क्या है, जो कि सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। एक केस अध्ययन गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता। पिछले वर्ष में जल की मांग बढ़ गई है। भूमि जल का उपयोग पुनः प्राप्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि जल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है। वर्ष 1989 में गांव वासियों में एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर
8 चेकमेट बांध बनाए गए। इस तरह एकत्रित किए गए जल की मृदा में अंतर स्वतंत्र की दर को बढ़ा दिया, जिससे जल भरावों की पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसान के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो जल बह कर समुद्र में चला जाता था और व्यर्थ हो जाता था, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। अब देखो जो 16.9 है चित्र, खेत में बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कैसे करते हैं, बूंद बूंद से ड्रिप की जो सीधा ही उसकी जड़ तक जल को जाए, ऐसे करते हैं बच्चे। अब देखो जो हमारा 16.7 है, आपकी भूमिका। क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं? रिसते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। आप इनमें कई और तरीके जोड़ सकते हैं। जल बचत आदतें। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आप कहीं पर सड़क पर जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यदि आप कोई नल खुला देखते हैं तो आपको उसको तुरंत बंद करना चाहिए। ऐसी अपने आप में एक आदत बना ले। और या फिर आप मंजन इत्यादि करते हैं तब भी आपको जल को खुला व्यर्थ नहीं रखना चाहिए। देखो पहला क्या, मंजन ब्रश करते समय नल को लगातार खुला न रखें। दूसरा क्या है, फर्श की धुलाई करने की बजाय उस पर पोछा लगाएं, ठीक है, इसे व्यर्थ ना करें। अब देखो 16.8 क्या है, पदपों का जल की कमी का प्रभाव। आपने देखा होगा कि गमले और पदपों पौधों को यदि कुछ दिन तक पानी नहीं दिया जाए तो वे मुरझा जाते हैं और अत्यंत सूखे हो जाते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पदपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पदपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का, अब जैसे पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी, इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पदपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त भोजन, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगा, न ही पर्याप्त वर्षा होगी और न ही इनमें संबंध अनेक अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं इसके कारण, ठीक है। हमें एक तो जल की बर्बादी नहीं होने देनी किसी भी रूप में, ठीक है। एक सफल प्रयास। राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थानों में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियां खेरी, रूपरेला, सरसा, भागिनी और जलवाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। हमारा जल हमारा जीवन, ठीक है। अब देखो इसमें बच्चे प्रमुख शब्द क्या आए थे हमारे, जलभर, अपक्षय, बूंद सिंचाई व्यवस्था, भूमजल, अंत संयंत्र, पुनः पूर्ति, जल संग्रहण, भूमजल स्तर, वन जल। आपने क्या सीखा है, जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों के लिए उपयोग योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण आसमान है। ऐसे बहुत कुछ मानव क्रियाकलाप के कारण भी है। अब देखो अगला
उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और प्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं। आगे देखो, हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में रिसते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल की पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। आगे देखो, समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे। अगला है, यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अत्यंत सूख जाते हैं। अब अभ्यास क्या करेंगे हम? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। पहला क्या है? भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। सत्य है ना। और ख क्या है? अधिक तो नहीं है, या असत्य आएगा इसमें, असत्य है ये। ख क्या? जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के थोड़ी, ये भी असत्य है। शहरी क्षेत्रों में भी हो जाती है जल की कमी। ग क्या है? नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, ये भी असत्य है। एकमात्र स्रोत नदियाँ ही थोड़ी हैं। वैसे तो नदियाँ ही सत्य आएगा बच्चे, ग सत्य आएगा। घ क्या है? वर्षा जल का चरम स्रोत है, असत्य है। अब देखो दूसरा जो प्रश्न है, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। पुनः पूर्ति कैसे होती है भौम जल की? वर्षा से, है ना। वर्षा आएगी और क्या कहते हैं, वो धीरे धीरे रिसाव होगा, भूमि में जल एकत्रित फिर से हो जाएगा, है ना, ऐसे ही होती है। अब देखो तीसरा, किसी गली में 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौम जल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा? क्या होगा इस पर? जल स्तर कम हो जाएगा, वो पानी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो क्या कहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? अधिक रखरखाव करना पड़ेगा। हमें आसपास अपने ट्यूबवेल का पानी भरपूर हमें मिलता रहे, तो उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? कुछ कच्चे मैदान वगैरह छुड़वाने पड़ेंगे। अब चौथा प्रश्न क्या है बच्चे? मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है, आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अगर आपको किसी बगीचे की जिम्मेवारी दी जाती है तो आप वो उपयोग करेंगे, ड्रिप का उपयोग करेंगे कि सीधा जड़ों तक जाए, पानी वेस्ट ना हो। अब अगला देखो पांचवा, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। क्या क्या कारक होते हैं? एक तो वर्षा होती है ना, और क्या कहते हैं, हमें खुले मैदान भी चाहिए आसपास अपने, तभी तो भूमि में जल एकत्रित होगा, है ना बच्चे। अब देखो जो छठा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरकर पूर्ति कीजिए। क, भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है। क्या आएगा? हैंड पंप और नदी और झील। अब देखो ख क्या है? जल की 3 अवस्थाएं बताएं, डैश डैश और डैश। क्या होती है 3 अवस्थाएं? ठोस, द्रव और वाष्प। अब ग क्या है? भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? हाँ, जल भर, ठीक है। घ क्या है? भूमि में जल के अवतरण के प्रक्रम को डैश कहते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? असंधन, ठीक है। और देखो 7वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? क क्या? औद्योगिकरण में वृद्धि। ख बढ़ती जनसंख्या। ग अत्यधिक वर्षा। घ जल संसाधनों का कुप्रबंधन। तो क्या होगा? जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है।
कि जिससे कमी ना महसूस हो। अत्यधिक वर्षा, यही होगा ना सही। अब देखो 8वां क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए। क, विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत स्थिर रहती है। नहीं, गलत है। ठीक है। अब ख क्या है, भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। ये भी गलत है कि बदलती रहती है, वर्षा पे आधारित है ये तो। अब देखो ग, विश्व के समुद्र महासागरों की जल की कुल मात्रा नियत रहती है। घ, विश्व में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। घ वाला सही होगा बच्चे, विश्व में कुल जल की मात्रा रहती है। अब देखो 9वां, भौम जल और भौम जल स्तर में दिखते हुए एक चित्र, उसे चिन्हित कीजिए। आपको एक बनाना है चित्र, जैसा ऊपर दे रखा है आप बना सकते हैं आसानी से अपनी नोटबुक में। सभी बच्चे बनाना सुंदर सुंदर, उसे कलर वगैरह करना। ठीक है। विस्तारित अधिगमन क्रियाकलाप और परियोजना कार्य। एक पहला क्या है, नाटक में भूमिका। आप अपने विद्यालय में जल खोज गुप्तचर हैं। आपके दल में 6 सदस्य हैं। विद्यालय परिसर का सर्वेक्षण करके निम्नलिखित जानकारी एकत्रित कीजिए। नलों की कुल संख्या, टपकते रहे नल की संख्या, रिसने के कारण व्यर्थ हो रहा जल की मात्रा, रिसाव के कारण अपनाए गए सुधार के लिए। ठीक है। आपको ये सब की सूची बनानी है। अपने आसपास जहाँ भवन है, 6 बच्चों का एक टीम बना लीजिए, जो आप विद्यालय वगैरह है वहाँ पे कितने नल हैं, इन सब की सूची बनानी है। कितने सही है, किस में से रिसाव हुआ या किस में सुधार हुआ। ठीक है। ऐसे दूसरा क्या कार्य करना है आपने, भौम जल का दोहन। यह जानने का प्रयास कीजिए कि आपके क्षेत्र में कितने हैंडपंप हैं। इनमें से कुछ के मालिकों अथवा उपयोग करने वालों से बातचीत कर यह मालूम कीजिए कि जल कितनी गहराई पर मिला था। यदि गहराई में कोई अंतर हो तो उसके संभावित कारणों के बारे में विचार कीजिए। आपकी जानकारी के आधार पर रिपोर्ट लिखिए और उस पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। यदि संभव हो तो किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां हैंडपंप लगाने के लिए बोरिंग संदिग्ध की जा रही हो। पूरे प्रकरण को सावधानीपूर्वक नोट कीजिए और उस स्थान पर भौम जल स्तर की गहराई का पता लगाइए। एक आपको ये करना है बच्चे, जहाँ पे हैंडपंप इत्यादि की खुदाई वगैरह हो वहाँ पे जाना है आपको, वहाँ पे उसका सारा प्रकरण लिखना है। तीसरा क्या है, वर्षा जल को संचित करना। पारंपरिक विधियाँ। कक्षा में 4 से 5 छात्रों के समूह बना लीजिए और जल संग्रहण की विभिन्न पारंपरिक विधियों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। यदि संभव हो तो निम्नलिखित वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कीजिए, www.rainwaterharvesting.org। ठीक है। चौथा क्या है, जल का संरक्षण। घरों में और विद्यालयों में जल संरक्षण के लिए एक अभियान चलाइए। अन्य लोगों को जल संसाधनों के महत्व के बारे में बताने के लिए पोस्टर बनाइए। 5वां क्या है, किसी प्रतीक अथवा लोगों का सृजन। जल की कमी को दर्शाने वाला कोई लोगो अथवा प्रतीक बनाने के लिए एक परिस्पर्धा का आयोजन कीजिए। क्या आप जानते हैं, कोठापल्ली गांव के समीप जल संग्रह प्रबंधक परियोजना द्वारा जल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। परियोजना को नाटकीय परिणाम आया। भौम जल स्तर बढ़ गया है, हरित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप इस उपबंजर क्षेत्र में उत्पादकता और अन्य में आशातीत वृद्धि हुई है। ठीक है। ऐसा आप जानते होंगे। तो हमें भी क्या करना है, अपने आसपास के क्षेत्रों का ध्यान रखना है। ठीक है। और क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जल ही जीवन है। जल है तो कल है। इन सभी बातों पर हमें वो करना है, हमें वेस्ट नहीं करना। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया बच्चे, तो आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।
ठीक है सभी, मैं आशा करती हूँ सभी एक वादा ज़रूर कीजिएगा अपने आप से कि हमें क्या करना है, सेव वाटर सेव लाइफ। थैंक यू।